एक वक्त ऐसा था जब भारत के बैंक घाटे में चल रहे थे और लोगों के करोड़ों रुपए डूब रहे थे। उस समय देश का बैंकिंग सेक्टर पूरी तरह से डूब रहा था और लोगों का इस पर से भरोसा भी उठता जा रहा था। फिर इन बैंकों का नेशनलाइजेशन किया गया। आज देश की लगभग 80% पॉपुलेशन बैंकों से जुड़ी हुई है। आज गाँव हो या शहर, ज्यादातर लोग यूपीआई का इस्तेमाल कर रहे हैं। आज ये सब काम सेकेंड्स में ही होने लगे हैं। आज इंडिया का बैंकिंग सेक्टर भी काफी मजबूत है। पर आखिर कैसे हुआ बैंकिंग सेक्टर में ये बदलाव? आखिर देश का बैंकिंग सेक्टर कैसे हुआ इतना मजबूत? चलिए जानते हैं आज के हमारे इस वीडियो में। आज भारत को आजाद हुए 75 ईयर्स से भी ज्यादा साल हो चुके हैं। ऐसे में उस समय के भारत में और आज के भारत में दिन रात का अंतर आ चुका है और यही अंतर भारत के बैंकिंग सेक्टर में भी आया है। एक वक्त था जब भारत के लोग बैंकिंग सेक्टर में इतने इंटरेस्टेड नहीं थे, लेकिन आज ये बदल चुका है। यह 1947 में जहां 664 निजी बैंकों के 5000 ब्रांचेस थे, वहीं आज 12 सरकारी बैंक्स, 22 प्राइवेट सेक्टर के बैंक्स, 11 स्मॉल फाइनेंस बैंक, 43 श्रेणीय ग्रामीण बैंक और 46 विदेशी बैंक मिलाकर लगभग 1,42,000 शाखाएं हैं। आज गांव-गांव, शहर-शहर में लोग यूपीआई का इस्तेमाल करने लगे हैं। आज भारत की 80% से ज्यादा जनसंख्या बैंकिंग सेक्टर से जुड़ी हुई है। आज के समय में भारत में 2,17,308 एटीएम्स का इस्तेमाल होता है, जिनमें से आधे तो गांव में इस्तेमाल किए जाते हैं। आज भारत के बैंक देश की जीडीपी में 130.4 ट्रिलियन का योगदान देते हैं। आज भारत के विकास में बैंकों का बहुत बड़ा योगदान है। ऑनलाइन बैंकिंग से लेकर ऑफलाइन बैंकिंग तक पूरी तरह से लोग जुड़े हुए हैं। आज भारत में एक दिन में औसतन 28.4 करोड़ डिजिटल लेन देन होते हैं। देश के लिए ये कहा जाता है कि जब देश का विकास होगा तब बैंकिंग सेक्टर का विकास होगा और जब बैंकिंग सेक्टर का विकास होगा तब देश का विकास होगा। यानी कि ये दोनों एक दूसरे से डायरेक्टली कनेक्टेड है। भारत की इकोनॉमी में बैंकिंग सेक्टर का योगदान कई सालों से है। इंडिया में बैंकिंग सेक्टर का इतिहास। देश में बैंकिंग व्यवस्था की नींव यह 1770 में पड़ी थी, जब भारत में पहला बैंक स्थापित किया गया था। भारत में बैंक ऑफ हिंदुस्तान नाम से पहला बैंक यह 1770 में अलेक्जेंडर एंड ग्रुप द्वारा शुरू किया गया था। ये कंपनी कोलकाता की एक अंग्रेजी कंपनी थी, जिसने इसे 50 साल तक सफलता के साथ संचालित किया था। उसके बाद इस बैंक की फाइनेंशियल कंडीशन थोड़ी गड़बड़ाने लगी थी, क्योंकि इसकी पेरेंट फर्म अलेक्जेंडर एंड कंपनी ईयर 1832 में एक बड़े फाइनेंशियल क्राइसिस में फंस गई थी और फिर ये बैंक ही बंद हो गया था। इस बैंक के शुरू होने के कुछ साल बाद ही भारत में एक और बैंक सामने आया, जिसे देश का दूसरा सबसे पुराना बैंक माना जाता है। इसका नाम था बैंक ऑफ इंडिया, जिसे 1786 में स्थापित किया गया था। हालांकि ये बैंक भी बहुत जल्द बंद हो गया। ये बैंक 1791 तक ही चल सका था। बैंक ऑफ हिंदुस्तान के बंद होने से पहले ही एक और बैंक अस्तित्व में आ चुका था और अगर कहा जाए कि इस बैंक ने ही भारत के बैंकिंग सेक्टर को नई ऊंचाइयों तक पहुंचाया, तो ये कहना गलत नहीं होगा। आजादी के पहले शुरू हुई इस बैंक ने भारत के बैंकिंग सेक्टर की तस्वीर बदलने में एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया था और आज ये देश का सबसे बड़ा बैंक भी है। जी हाँ, ब्रिटिश शासन काल के दौरान ही कोलकाता में 2 जून 1806 में बैंक ऑफ कोलकाता की स्थापना की गई थी और उसके 3 साल बाद बैंक को अपना चार्टर प्राप्त हुआ था। इसके बाद 2 जून 1809 में इसका नाम बदलकर बैंक ऑफ बंगाल रखा गया। उस समय बैंक ऑफ बंगाल एक अनूठी संस्था मानी जाती थी, जो बंगाल सरकार द्वारा प्रायोजित ब्रिटिश भारत का पहला संयुक्त स्टॉक बैंक था। इसके बाद इसका विस्तार शुरू हो गया था। 15 अप्रैल 1840 में मुंबई में बैंक ऑफ बॉम्बे की स्थापना हुई, जबकि 1 जुलाई 1843 में शुरू हुए बैंक ऑफ मद्रास का 27 जनवरी 1921 को बैंक ऑफ बंगाल में विलय कर दिया गया। इन तीनों बैंकों के विलय से इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया सामने आया। इसके बाद ही भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना की गई थी। ईयर 1935 में आरबीआई अधिनियम 1934 के तहत जॉन हिल्टन यंग कमीशन की सिफारिशों पर आरबीआई की स्थापना की गई, जिसे भारतीय मुद्रा और वित्त पर रॉयल कमीशन भी कहा जा सकता था, जो देश का सेंट्रल बैंक है और जिसको 1 जनवरी 1949 को नेशनलाइज किया गया। हालांकि सबसे पुराना बैंक आज का एसबीआई ही है। ये बैंक मुख्य रूप से सरकार के बिजनेस ट्रांजैक्शंस को संपादित करता है। इसके साथ ही आपको बता दें कि आरबीआई ही नए बैंकों के लिए लाइसेंस देता है और दूसरे बैंक्स को समय समय पर जरूरत के मुताबिक लोन्स भी प्रोवाइड करता है। बता दें कि 1955 में आरबीआई ने इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया को पार्लियामेंट्री एक्ट के तहत एक्वायर कर लिया था। ऐसा करने के लिए स्टेट बैंक ऑफ इंडिया एक्ट 1955 लगाया गया था। 30 अप्रैल 1955 को एक बड़ा बदलाव किया गया और इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया का नाम बन गया स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। बैंकों का राष्ट्रीयकरण। आजादी के बाद तक भारत में कई तरह के बैंक खुल चुके थे और इसके बाद 19 जुलाई 1969 में देश के 14 बड़े बैंकों का नेशनलाइजेशन कर दिया गया और ईयर 1980 में 6 दूसरे बैंकों का नेशनलाइजेशन कर दिया गया। बैंकों की स्थिति में नेशनलाइजेशन के बाद काफी सुधार आया और इन बैंकों की ब्रांचेस भी बढ़ी।
आंकड़ों के मुताबिक जुलाई 1969 को इन बैंकों के देश में सिर्फ 8,322 शाखाएं थी। 2021 आते आते ये आंकड़ा लगभग 87,000 का हो गया। देश के विकास में इन नेशनलाइज्ड बैंकों का मेन रोल रहा है और इन बैंकों ने कृषि, उद्योग, सड़क, बिजली, टेलीकॉम, शिक्षा, रियल एस्टेट जैसे सभी के विकास के लिए बैंकिंग सेक्टर ने काफी मदद की है। बैंक्स का कंप्यूटराइजेशन। ईयर 1980 में बैंकिंग सेक्टर में कंप्यूटर्स की जरूरत महसूस हुई और ईयर 1988 में रिजर्व बैंक ने डॉक्टर रंगराजन की अध्यक्षता में एक कमेटी का गठन किया जिसने बैंकों में कंप्यूटर्स लगाने की सिफारिश की और 1993 में बैंकों में कंप्यूटर्स लगाने की सहमति बनी और फाइनली बैंकों में कंप्यूटर्स लग गए और समय के साथ साथ उसमें काफी बदलाव भी हुए। और आज के टाइम में आप सभी जानते हैं कि कंप्यूटर्स के बिना बैंकिंग सेक्टर्स इनकम्प्लीट है। वैसे देखा जाए तो कंप्यूटर्स की वजह से बैंकिंग काफी आसान और 24 घंटे उपलब्ध हो गई, लेकिन इन कंप्यूटर्स की ही वजह से बैंकिंग सेक्टर में एम्प्लॉयमेंट कम हो गई। कोऑपरेटिव बैंक। भारत की इकोनॉमी में कोऑपरेटिव बैंक्स का काफी बड़ा योगदान है। भारत में कोऑपरेटिव बैंक्स भी खोले गए जिनका मुख्य उद्देश्य किसानों को कम रेट पर लोन देना था। किसानों की स्थिति को देखते हुए ही भारत में कोऑपरेटिव बैंक्स खोले गए। और अगर आज की बात की जाए तो आज भारत में वर्तमान में कुल राज्य सहकारी बैंकों की संख्या 34 और शहरी सहकारी बैंकों की संख्या 53 है। रीजनल रूरल बैंक। आजादी के बाद भारत में बैंकिंग सेक्टर ग्रो तो कर रहा था, लेकिन फिर भी ये गांव-गांव तक नहीं पहुंच पा रही थी और इसी को देखते हुए 2 अक्टूबर 1975 को सरकार ने बैंक्स को गांव-गांव तक पहुंचाने के लिए श्रेणीय ग्रामीण बैंक यानी कि रीजनल रूरल बैंक की स्थापना की। आज पूरे देश में लगभग 43 श्रेणीय ग्रामीण बैंक काम कर रहे हैं, जिनकी आज 22,000 शाखाएं हैं। ये बैंक आज भी ग्रामीण क्षेत्रों की अर्थव्यवस्था में काफी बड़ा योगदान देता है। भारत में भले ही बैंकिंग सेक्टर आजादी के बाद से अब तक बड़ा हो, लेकिन एक ऐसा वक्त भी था जब 1947 से लेकर 1955 तक 360 छोटे मोटे बैंक डूब गए थे, जिसमें लोगों के करोड़ों रुपए भी डूब गए थे। और जब बैंकों की हालत खराब होने लगी थी, तब रीजनल रूरल बैंक को भी राष्ट्रीयकृत बैंकों में मिला दिया गया था। न्यू जनरेशन प्राइवेट बैंक। इसके बाद यह 1991 में इकोनॉमिक क्राइसिस के बाद बैंकिंग क्षेत्र में सुधार करने की दृष्टि से या 1991 में एम नरसिंहम की अध्यक्षता में नरसिंहम कमेटी की स्थापना की गई थी, जिसको फाइनेंशियल सेक्टर रिफॉर्म्स कमेटी के नाम से भी जाना जाता है। इस समिति ने बड़े भारतीय बैंकों के मर्जर का प्रपोजल रखा और न्यू प्राइवेट बैंक्स को खोलने का सुझाव भी दिया। इस तरह से यह 1993 में प्राइवेट सेक्टर को बैंकिंग में आने की अनुमति मिली और ईयर 1994 से नए प्राइवेट बैंकिंग युग की शुरुआत हुई। आज देश में 8 न्यू प्राइवेट जनरेशन बैंक, 14 ओल्ड जनरेशन प्राइवेट बैंक और 11 स्मॉल फाइनेंस बैंक काम कर रहे हैं। इसके बाद बैंकों को आपस में मर्ज कर दिया गया। नरसिंहम कमेटी की सिफारिशों को ध्यान में रखते हुए सरकार ने सेंट्रल गवर्नमेंट ने बैंकों को आपस में मर्ज कर दिया। ईयर 2008 में, इसके बाद 2010 में, फिर 2017 में और फिर 2019 में कई बैंकों को आपस में मर्ज कर दिया गया। पेमेंट बैंक। इसके साथ ही भारत सरकार ने अपने कस्टमर्स के लिए पेमेंट बैंक की शुरुआत की। ये बैंक कमर्शियल बैंक से और सहकारी बैंक से काफी अलग होते हैं। इस तरह के पेमेंट बैंक सिस्टम को 24 नवंबर 2014 को भारतीय रिजर्व बैंक के निर्देश पर जारी किया गया। पेमेंट बैंक जनता की सामान्य बैंकिंग जरूरतों को आसानी से पूरा करते हैं। पेमेंट बैंक ग्राहक के लिए बचत और चालू खाता खोलने की सुविधा प्रदान करते हैं और आज देश में 7 पेमेंट बैंक काम कर रहे हैं। ई बैंकिंग। भारत में बैंकिंग सेक्टर में एक बहुत बड़ा बदलाव ईयर 2016 में आया था, जब भारत सरकार ने यूपीआई यानी कि यूनाइटेड पेमेंट्स इंटरफेस को लॉन्च किया था। यूपीआई को 11 अप्रैल 2016 को रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया द्वारा लॉन्च किया गया था। यूपीआई से कोई भी कहीं भी 365 डेज 24/7 पेमेंट कर सकते हैं और वो भी फ्री में। स्पेशल क्यूआर कोड के द्वारा भी यूपीआई भुगतान किया जा सकता है। ये सिस्टम बार-बार एटीएम जाकर पैसा निकालने की समस्या को पूरी तरह खत्म कर देता है। जब भारत में पहली बार यूपीआई लॉन्च हुआ था तो उसका इस्तेमाल ना के बराबर था। जुलाई 2016 तक उस समय पेमेंट सिर्फ 38 लाख रुपीस तक पहुंचा था, लेकिन धीरे धीरे इसका इस्तेमाल बढ़ने लगा। जहां शुरुआत में इससे सिर्फ 21 बैंक जुड़े थे, वहीं आज इससे लगभग 365 बैंक जुड़ चुके हैं। कुल भुगतान की राशि भी 38 लाख रुपीस से बढ़कर 12.11 लाख करोड़ रुपीस हो चुकी है। यूपीआई का चलन इतना बढ़ गया है कि उत्तराखंड के मानव गांव स्थित भारत की आखिरी चाय दुकान पर भी इससे भुगतान किया जा सकता है। ऑनलाइन बैंकिंग और हर तरह के बैंक खुलने की वजह से आज देश का बैंकिंग सेक्टर बहुत मजबूत हो चुका है और धीरे धीरे इससे बहुत ज्यादा लोग जुड़ने लगे हैं। आपकी इस वीडियो को लेकर क्या राय है, हमें हमारी कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करें, शेयर करें और अगर आप चैनल पर नए हैं या फिर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन दबाना ना भूलें।